हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इंडियन पॉलिटी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। 16 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट का लास्ट पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था बनकर 26 नवंबर 1949 और इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित भी किया गया था। जबकि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी की नियुक्ति की जाती है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 और एक राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान 148 में है, आर्टिकल 148, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, मूल संविधान में से मौलिक अधिकार के रूप में ही शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर आर्टिकल 300A के तहत इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। ऑप्शन है ए निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन बी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव और ऑप्शन डी स्थगन प्रस्ताव। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी कटौती प्रस्ताव, यानी कि कट मोशन। इन प्रस्तावों में से जो कटौती प्रस्ताव है, जो कट मोशन है, उसका संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव में जब सदन के समक्ष, जब संसद के सदस्य, जब सत्ता पक्ष होता है, वो संसद के समक्ष अनुदान की मांगों को रखता है, तो अनुदान की मांगों में कटौती के लिए जो विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहा जाता है कटौती प्रस्ताव। तो इनमें से कटौती प्रस्ताव का संबंध सिर्फ संघीय बजट से है। बाकी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मंत्रिपरिषद किसी मंत्री का किसी विशेष मामले पर ध्यान दिलाने के लिए, किसी विशेष मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ या किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, उसके किसी काम में विफल होने पर निंदा के तौर पर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव भी किसी विशेष मुद्दे पर, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, और ये तभी लाया जा सकता है, इसके लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा शेष क्षेत्र बचे हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा के क्षेत्र वर्तमान में शेष बचे हैं उत्तरांचल के गठन के बाद? उत्तरांचल वर्तमान का उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से ही जाना जाता था। ऑप्शन है हमारा ए 401, ऑप्शन बी 202, ऑप्शन सी 403 और ऑप्शन डी 404। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 403, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 403, विधान परिषद की सदस्य संख्या है 100, लोकसभा की सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश में 80, लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन है ए 1971 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1979 में और ऑप्शन डी 1981 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में। जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है उसे 1976 में पारित किया गया था, 1976 में पारित किया गया था उसे, लेकिन उसे लागू किया गया था 1975 से, यानी भूतलक्षी प्रभाव से उसे लागू किया गया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1975 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 ए। संविधान के आर्टिकल 350 ए के तहत ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है? ऑप्शन है ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और ऑप्शन डी आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1985 में ये हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके माध्यम से इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है। यानी अगर संसद का कोई सदस्य जिस पार्टी से वो चुनकर आया है उस पार्टी की सदस्यता छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। और ये प्रावधान किए गए हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची भी तभी जोड़ी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची में ही दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें दिया गया है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? नंबर 1 है धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, तो धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। नंबर 2 है सिखों को कृपाण धारण और रखने का अधिकार, 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार दिया गया है। नंबर 3 है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण है। राज्य धर्म के आधार पर, इस आधार पर धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर राज्यों को किसी भी समाज सुधारक विधि के निर्माण से वंचित नहीं किया जाएगा, तो राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है।
नंबर 4 है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार। तो ये हमारा गलत है। किसी का भी कोई भी धार्मिक निकाय लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। यह अधिकार धार्मिक निकायों को नहीं दिया गया है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार एक कानूनन अपराध है। तो नंबर 4 हमारे आंसर में नहीं होगा। और जब नंबर 4 हमारे आंसर में नहीं है तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 सही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी योजना आयोग के अध्यक्ष के द्वारा और ऑप्शन डी वित्त मंत्री के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि इन्हें इनके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। यानी कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। ऑप्शन है ए आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बे में, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज से में और आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज दे में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित माना गया है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 70, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 74 और ऑप्शन डी आर्टिकल 75। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्लोज 1 के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेंगे। आर्टिकल 75 क्लोज 1 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाएगी। आर्टिकल 75 क्लोज 2 में वर्णन किया गया है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। और आर्टिकल 75 क्लोज 3 में वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। तो आर्टिकल 75 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यानी कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनके पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 75 में दिया गया है। आर्टिकल 74 में वर्णन है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 4 और 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 और 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 और 142 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 और 246। ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 245 और 246। इनमें विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, विधायी शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 245 और 246 शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो कि न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है
तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह यानी कि कार्यपालिका वह कार्य करे जो किसी प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी मैंडेमस, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन और ऑप्शन डी को वारंटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैंडेमस, यानी कि हम आदेश देते हैं। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। मैंडेमस जो रिट होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा ये जारी की जाती है। मैंडेमस इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये एक ऐसी याचिका है जो कि न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है सार्वजनिक अधिकारियों, सार्वजनिक संस्थाओं और अर्ध सार्वजनिक संस्थाओं और साथ ही साथ न्यायिक सक्रियता से जुड़े व्यक्ति यानी कि जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं उनसे उनके विरुद्ध भी ये जारी की जाती है। न्यायपालिका से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उनके विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। तो मैंडेमस एक ऐसी रिट है जो कि जिसमें न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो किसी प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। और अगर दूसरी रिट देखें तो हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है कि हमें शरीर चाहिए, किसी व्यक्ति को शरीर उपस्थित करने की मांग की जाती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना, किसी आदेश पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका कहती है। और कोए वारंटो का मतलब होता है कि आपको क्या अधिकार है, किस अधिकार से आप किसी शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? नंबर 1 है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये हमारा गलत है क्योंकि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नंबर 3 है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। और नंबर 4 है दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। हमारा सही आंसर होगा 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। नंबर 1 है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, एक हमारा बिल्कुल सही है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। इस निर्वाचन आयोग का कार्य होता है संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। नंबर 2 है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना भी होता है। नंबर 3 है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये कथन हमारा गलत है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं की जाती है, इसीलिए कथन 3 हमारा गलत है। और नंबर 4 है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, कथन 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन सूचियां तैयार कराता है, उनके कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भी करता है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, साथ ही साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए भी चुनाव करवाना और निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। भारत के निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इन वीडियो को भी देख लीजिएगा, चैनल पर आपको ये मिल जाएंगी। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसमें सिंपल और हार्ड क्वेश्चन दोनों मिक्स किए हुए हैं। जो क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस सेट में आए हैं उनसे अलग क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं। 15-20 मिनट की वीडियो है, इन्हें भी आप देख लीजिएगा।
और ऐसे ही ये UPPCS RO ARO के लिए कराई गई थी। ये 10 वीडियो हैं, ऐसे ही हैं, 15-20 मिनट की वीडियो है एक, इन्हें भी आप देख लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 17 पार्ट में हम अपने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो उसे पूछिए। फालतू की मैसेज कमेंट में मत कीजिएगा। इसलिए जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो या जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी महान बुद्धिमान लोग बहुत हैं यहाँ पर, जिन्हें पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।